नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस क्वेश्चन सीरीज का ये 16वां पार्ट है। इससे पहले हम 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के कुछ और दर्रे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सभी दर्रों को हम एक बार में याद कर लेते हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करने की हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है हमारी? पीर बाबा के जोक। बस केवल आपको याद रखना है, पीर बाबा के जोक कहाँ सुनने के लिए मिलेंगे आपको? तो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। बस पीर बाबा जोक सुनाते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर लेते हैं। तो पीर बाबा के पीर से हमारा बनता है पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। बाबा के पहले बा से बनता है बुर्जिल दर्रा और दूसरे बा से बनता है बनिहाल दर्रा। ठीक है, के जो है ये हमारा साइलेंट है और जो के जो से हमारा बनता है जोजिला दर्रा और का से हमारा बनता है काराकोरम दर्रा। तो ये 5 दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। केवल आपको याद रखना है कि जो पीर बाबा हैं, कोई पीर बाबा हैं, वो जोक सुनाते हैं कहाँ पर सुनाते हैं? जम्मू कश्मीर में सुनाते हैं। तो दोस्तों याद तो हमें हो जाती हैं चीज़ें लेकिन परीक्षा में भूल जाते हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना चाहिए कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भूमि बंधित नदी से क्या मतलब है कि वो नदी जो भूमि के अंदर से बहती है। तो जो लूनी नदी है ये भूमि के अंदर से बहती है। ठीक है, यदि हम बात करें लूनी नदी के उद्गम की तो इसका उद्गम जो है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है, नाग की पहाड़ियाँ। ठीक है, नाग की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो राजस्थान के अजमेर में है। यहीं से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। गुजरात के कच्छ के रण में ये जो लूनी नदी है ये गिरती है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि लवण नदी किसे कहा जाता है? तो लूनी नदी को ही लवण नदी कहा जाता है। और दोस्तों जो भी मैं फैक्ट बताऊँ ना, ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, याद रखना। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो 3 पुस्तकें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? तो इन्होंने 1897 में की थी। कब? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र पूछे जाते हैं। एक तो है केसरी समाचार पत्र। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो केसरी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया गया था मराठी भाषा में। ठीक है, और इनका दूसरा समाचार पत्र कौन सा था? तो इनका दूसरा समाचार पत्र था मराठा। ठीक है, समाचार पत्र का नाम था मराठा। और पूछा जाता है कि इसका जो प्रकाशन है वो कौन सी भाषा में किया गया? तो इसका प्रकाशन किया गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि पूछते हैं कि मराठी भाषा का प्रकाशन, जो मराठा समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कौन सी भाषा में किया गया? तो हम क्या लगा देते हैं? हम मराठी भाषा लगा देते हैं। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर करना है। जो इनका केसरी नाम का समाचार पत्र था इसका प्रकाशन मराठी भाषा में हुआ था और जो मराठा नाम का समाचार पत्र था इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम यदि बात करें अपने देश भारत की तो अपना देश जो है ये चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है।
और यदि हम बात करें कि भारत का कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, असम का जो चाय का प्रोडक्शन है ये असम में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में कुल चाय के उत्पादन का केवल 52% असम में ही उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल यानी कि एसिड का क्या नाम है? तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। और देखिए जो यहाँ पे लिखा है मौलिक एसिड, तो जो मौलिक एसिड है ये सेब में पाया जाता है। ठीक है, सेब में पाया जाता है मौलिक एसिड। और जो टारटैरिक एसिड है ये किस में होता है? तो ये होता है अंगूर में। ठीक है, अंगूर में होता है टारटैरिक एसिड। और फार्मिक एसिड किस में होता है? तो बिच्छू और जो चींटी है ना उनमें ये फार्मिक एसिड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। तो देखिए यदि श्वेत रक्त कणिकाओं में यानी कि जो WBC हैं इनमें असाधारण वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकीमिया नाम का रोग हो जाता है। और ल्यूकीमिया क्या है? तो एक प्रकार का कैंसर है, याद रखेंगे। ये WBC की संख्या में वृद्धि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिट केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो रिट यानी कि याचिका और जो परमादेश याचिका है ये केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें रिटों की तो रिटें 5 प्रकार की होती हैं जिनको जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी का नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा जो है ये 5वीं रिट का नाम है। तो इन रिटों का नाम आपको याद रखना है। प्लस में आपको याद रखना है कि केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उस रिट का नाम है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान करना यानी कि हमें अलग छांटना है। तो जो कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम और कर्नाटकी, इन 4 में से यदि हम बात करें कि कथकली ये तो डांस है, जो ओडिसी है ये भी डांस है और भरतनाट्यम ये भी डांस है, लेकिन जो कर्नाटकी लिखा हुआ है यह एक प्रकार का शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, कर्नाटकी क्या है? तो एक प्रकार का शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये नृत्य हैं यानी कि डांस हैं। तो ये किन राज्यों के डांस हैं ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक क्वेश्चन से अधिक फैक्टों का पता करना। तो जो कथकली है ये केरल का डांस है। ठीक है, ये केरल का डांस है। बाकी का जो ओडिसी है नाम से लग रहा है कि ये उड़ीसा का डांस है। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। तो सबसे लंबा समुद्री तट है मरीना बीच। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। और यदि हम बात करें कि ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये लगभग 12 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि अभ्रक के उत्पादन में अपने देश भारत की क्या स्थिति है, तो अभ्रक के उत्पादन में अपना देश भारत जो है ये पूरे संसार में पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे, पहले स्थान पर है अपना देश अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्तों की यदि हम संख्या की बात करें तो 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ पूछी जाती हैं कि ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है, और एक और फैक्ट पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 13 क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये लिंगराज मंदिर स्थित है। और इस लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एक सोमवंशी राजा था, उस राजा का नाम था जजती केसरी। क्या नाम था? उसका नाम था जजती केसरी। ये सोमवंशी राजा था और इसी ने जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, गांधी जी जो हैं ये 1921 में, सितंबर 1921 में दक्षिण भारत भ्रमण पर गए थे। उसी के दौरान उन्होंने अपनी वेशभूषा को बदल लिया था और आम आदमियों की तरह धोती पहनना आरंभ कर दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो जो बायोगैस है ये खाना बनाने में प्रयुक्त होती है, जानते होंगे आप लोग। तो ये किसका मिश्रण है? तो ये मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन यानी कि CH4, ठीक है। मीथेन को अपन क्या बोलते हैं? तो मीथेन को अपन CH4 बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो ये CH4 और CO2 का मिश्रण है बायोगैस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अच्छा क्वेश्चन है। 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये लखनऊ में हुआ था और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी अधिवेशन में, इसी समझौते में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि वो अलग बात है कि मुस्लिमों के लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिवेशन में की गई? तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है शारदा मणि कौन थी? तो ये जो शारदा मणि है ये क्वेश्चन बनता है, तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केवल 5 साल की थी जब रामकृष्ण परमहंस से इनकी शादी हो गई थी। और देखिए, जो रामकृष्ण संघ था, है ना, तो जो रामकृष्ण संघ था उसमें इनको माँ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, माँ के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो साहित्य अकेदमी पुरस्कार है ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 भाषाएं कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखना है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इन 22 भाषाओं में दिया जाता है ये साहित्य अकेदमी पुरस्कार। इसके अलावा 2 और भाषाएं हैं। वो 2 कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो एक तो है राजस्थानी, और एक राजस्थानी भाषा है और दूसरी है अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो इन 24 भाषाओं में, यानी कि ये जो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं 22 ये भाषाएं हो जाएंगी और दूसरी 23 भी हो जाएगी राजस्थानी और 24 भी हो जाएगी अंग्रेजी। तो इन 24 भाषाओं में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्मली बच्चे जो हैं 22 भाषाएं लगा देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो याद रखना है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, रेंगने वाले जीवों के अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेंगने वाले जीव होते हैं इनको हम सरीसृप बोलते हैं। सरीसृप या फिर इंग्लिश में इनको अपन क्या बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेमेटोलॉजी की। तो हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं? तो जो रक्त का अध्ययन होता है, जो ब्लड का अध्ययन होता है उसको अपन बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जो टिश्यू हैं, ठीक है, जो ऊतक होते हैं उनके अध्ययन को अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हेपेटोलॉजी किसे बोलते हैं? तो जो हमारा यकृत है, जो हमारा लीवर है, ठीक है, तो लीवर के अध्ययन को अपन बोलते हैं हेपेटोलॉजी। तो ये 4 बातें हमें याद रखना है। और देखिए, आप फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फ्री एजुकेशन की यही कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। और दोस्तों, आपके लिए एक सूचना मैं दे दूं कि हमारी मैथ्स और साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैथ्स की जो क्लास है वो सुबह 10 बजे होती है, जिसमें अरविंद लोधी सर आपको टीच करते हैं और बहुत ही क्वालिटी के टीचर हैं। ये बड़ी बड़ी संस्थानों में पहले पढ़ा चुके हैं और लॉकडाउन के दौरान आपको ये मैथ्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साइंस की क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे आपको साइंस की क्लास होती है, जो कि तिवारी सर आपको पढ़ाते हैं और साइंस बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा
कि सुबह जो 10 बजे क्लास होती है इसको आप देखें और शाम को 7 बजे क्लास होती है, इसको भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती हैं 3 नदियाँ। कौन कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपर्युक्त सभी नदियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम शब्द लग जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क। ए ऑप्शन से हो जाएगा। और ये जो नेशनल पार्क है ये है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। और ये क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है। तो ये क्यूआर कोड का काम क्या रहेगा? तो देखिए आप लोगों को पता है कि जो नेशनल पार्क हैं उनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी होते हैं, ठीक है। तो हर वन्यजीव प्राणी के सामने ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल में सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सारी डिटेल पता कर सकते हैं उस वन्यजीव प्राणी की कि उसका नाम क्या है, उसकी प्रजाति क्या है और भी अन्य डिटेल पता कर सकते हैं आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब शब्द का अर्थ है। तो देखिए ये जो शब्द है दोआब, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो महिला हॉकी विश्व कप कब होना है? 2022 में होना है और इसकी मेजबानी 2 देश मिलकर करेंगे, एक तो स्पेन और दूसरा नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये तो महिला हॉकी विश्व कप की बात हुई है, एक पुरुष हॉकी विश्व कप होता है, ठीक है। और ये कब होना है? तो ये होना है 2023 में। कब होना है? 2023 में होना है। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत, ठीक है। तो ये फैक्ट एक्स्ट्रा है और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश पहली बार अकेले करेगा? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी अपना देश भारत पहली बार अकेले करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है इसका कौन सा वर्जन है? तो इसका 13वां वर्जन है। और ऐसा नहीं है कि इसकी मेज़बानी हमने पहले कभी नहीं की, इसकी मेज़बानी हम अब तक 3 बार कर चुके हैं और चौथी बार फिर करेंगे। तो 3 बार हम कर चुके हैं। तो एक बार हमने 1937 में इसकी मेज़बानी की थी, दूसरी हमने इसकी 1996 में की थी और अभी रिसेंट में 2011 में हमने इसकी मेज़बानी की थी और अब हम 2023 में इसकी मेज़बानी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1987 में हमने श्रीलंका के साथ मिलके मेज़बानी की थी, यहाँ 96 में पाकिस्तान के साथ मिलके और 11 में बांग्लादेश के साथ मिलके इसकी मेज़बानी की थी। लेकिन 2023 में हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेंगे अकेले, कोई किसी देश का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 25 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड और इसके लेखक थे चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर खुशवंत सिंह लिखा है, तो इनकी एक पुस्तक है, ये पूछी जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक लिखी थी खुशवंत सिंह ने। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। और JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी पुस्तकें हैं, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। VVS के उपनाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं इसी प्रकार का तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका ये 16वां पार्ट था। 15 पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो वो देखें। और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसको भी विजिट करें, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपोर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।